एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। और हाइपोथायराइडिज्म आज के टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों में। हाइपोथायराइड्स के पेशेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये एक एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म तेज़ी से बढ़ने की वजह से आज के टाइम में प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं और भी दिक्कतें आ रही हैं लेडीज़ में, स्पेशली लाइक मेंसेस की प्रॉब्लम हो जा रही हैं, ठीक है, और एमिनोरिया हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है। स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म हम लोग ने देखा है, मेडिकल साइंस ने देखा है कि ये फीमेल्स में प्रीडोमिनेंट है, ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। अब हाइपोथायराइडिज्म का कॉज क्या होता है? जनरली हाइपोथायराइडिज्म अगर देखें तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग वो डिसऑर्डर होते हैं जिनमें बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट रिएक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का इटसेल्फ बहुत सा कॉज है, मल्टीफैक्टोरियल होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी होती है, बहुत से रीजंस होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को मैनिफेस्ट होने में। बट उसको हम डिटेल में नहीं बताएंगे, हमको इजी लैंग्वेज में बताना है ताकि आम लोगों को समझ में आए। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बेसिकली इतना समझ लीजिए कि बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो हाइपोथायराइडिज्म का एक तो ये ब्रॉडर अगर हम देखें तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आती है। और दूसरा जो मेजर कॉज है वो आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की प्रॉपर डाइट ना होना फूड में या आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो जाना, इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। क्योंकि आज के टाइम में लोग की जो डाइट है और लोग का जो डेली का शेड्यूल है काफ़ी रैंडम है, मतलब कोई फिक्स्ड डाइट नहीं है, लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, लोग कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड का कल्चर है, फास्ट फूड का ज़माना है, लोग बाहर खा लेते हैं, स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लोग बिल्कुल अवॉइड कर चुके हैं। और जो ये आज के टाइम में जो फार्मिंग भी हो रही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ हो रही है, फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं वो भी पूरी हाइजीनिक और प्योर नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर जाते हैं एक आयोडीन डिफिशियंसी फूड आयोडीन डिफिशियंसी पेशेंट के अंदर करने में, ये सारे फैक्टर्स का रोल होता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है लोगों में, जिसकी वजह से थायराइड में प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। अब थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी का होता है पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो एंडोक्राइनोलॉजी में ये थायराइड ग्लैंड पूरा एक सेंट्रल पार्ट होता है जो पूरी बॉडी के हार्मोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। तो अब हाइपोथायराइडिज्म देखते हैं कि ज़्यादा किस में होता है। हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, स्पेशली ये देखा गया है 50 ईयर्स या 45 ईयर्स की एज के अबव, या जब एक आध प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ये ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है। तो एक्सक्लूसिवली ये भी मेडिकल साइंस नहीं कहती कि सिर्फ आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। बहुत से फैक्टर्स है जो कि हमने शुरू में बताया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ससेप्टिबिलिटी, इंडिविजुअल रिएक्शन, बहुत सारी रीजंस होते हैं इसको कंट्रीब्यूट करने में। अब हाइपोथायराइडिज्म के अगर हम साइंस से देखें, साइंस एंड सिम्टम्स, तो पहले साइंस पे आते हैं। साइंस में क्या होगा कि लो हार्ट रेट हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, एडिमा होने लगेगा बॉडी में, स्वेलिंग आने लगेगी, और पेशेंट को हेयर लॉस होगा, बाल झड़ने लगेंगे, स्किन काफ़ी ड्राई हो जाएगी, स्किन में ऑयल का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, और बॉडी में डैंड्रफ प्रोड्यूस होने लगेगा सर में। और क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहने लगे तो ये भी एक कंसर्न हो सकता है कि मे बी वो पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। कार्पल टनल सिंड्रोम, उसमें यहाँ की नर्व कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट को यहाँ पे पूरा पेन होता है। और अगर हम आए इसके सिम्टम्स पे कुछ, तो बहुत ज़्यादा कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहेगी। पेशेंट को हमेशा लगेगा, पेशेंट कंप्लेन आके करते हैं, लोगों ने सुना होगा या लोगों ने फील किया होगा जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, कि हमेशा लगता है कि
नींद आ रही है, सुस्ती है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, एकदम लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, हमेशा भारीपन बदन में, हमेशा सुस्ती, बदन में हल्का हल्का दर्द हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और कोई भी पेशेंट टेस्ट कराएगा तो वो नॉर्मल निकलेगा, मतलब उसमें वहाँ पे जो पेन का कॉज होगा वो स्पेसिफिकली कोई मसल्स या नर्व के कंप्रेशन या उसमें प्रॉब्लम की वजह से नहीं होगा। और क्या होगा, वेट गेन होगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट ज़्यादा गेन होने लगेगा। और क्या होगा, पेशेंट को डिप्रेशन होने लगेगा, पेशेंट डिप्रेशन में जाने लगेगा, पेशेंट को नींद बहुत ज़्यादा आएगी, पेशेंट हमेशा लगेगा कि नींद में है, अजीब सा एकदम खोया खोया रहेगा, इस टाइप से। ये हाइपोथायराइडिज्म के बहुत एक्सट्रीम लेवल के सिम्टम है, जब हाइपोथायराइडिज्म अनकंट्रोल्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हाइपोथायराइडिज्म का देखें कि कॉम्प्लिकेशन क्या होने लगता है, फिर अगर ये ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अगर ये प्रेगनेंसी में हो गया तो बच्चे को आयोडीन डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से बच्चा जो है जो पैदा होता है मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, और एबॉर्शन हो सकता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में नहीं कंट्रोल हुआ, एबॉर्शन हो जाता है। मेल्स में अगर हम देखें हाइपोथायराइडिज्म नहीं कंट्रोल्ड हुआ तो ओलिगोमिनोरिया हो जाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फीमेल्स में भी होगी, मेल्स में भी होगी, इनफर्टिलिटी होने लगेगी। तो ये हाइपोथायराइडिज्म का हमने पूरा बेसिक साइंस एंड सिम्टम बता दिया। अब इसकी हम आ जाते हैं कि ये बेसिक थोड़ा सा हम बता देते हैं लोगों को ये होता क्यों है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। अब देखिए, हमारे ब्रेन में एक होता है ऑर्गन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे फिर और नीचे हम आएंगे उसी एक्सिस में होता है थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है थायराइड को। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको फोर्स करता है, उसको सिग्नल देता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उस सिग्नल की वजह से एक हार्मोन रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि नाम बता रहा है स्टिमुलेटिंग का मतलब वो स्टिमुलेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाता है थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है। फिर थायराइड ग्लैंड क्या करता है, बनाता है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जब थायरोक्सिन का लेवल बॉडी में जितना ऑप्टिमम, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना हो जाता है, तो थायरोक्सिन फिर एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को कि अब बस करो, यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होना था हो गया। फिर हाइपोथैलेमस वो सिग्नल को लेता है और फिर टीआरएच का प्रोडक्शन स्टॉप करता है, फिर टीएसएच का स्टॉप होता है, फिर थायरोक्सिन का ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये चेन पूरी ऐसे करके चलती है। बट क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में, जो थायरोक्सिन का नेगेटिव फीडबैक है ये बंद हो जाता है, ठीक है, या कभी कभी पॉजिटिव में बदल जाता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीआरएच और टीएसएच होने लगता है। तो इसी वजह से जब हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जब लैब में जाते हैं अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने, टीएफटी करवाने, तो निकल के आता है टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है। तो हाइपोथायराइडिज्म की क्लिनिकल रिपोर्ट क्या होती है, जब टीएसएच बढ़ा रहेगा, टी4 नॉर्मल रहेगा, तो वो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में आएगा। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन है, देखा होगा लोगों ने रिपोर्ट में टी4 सही है बट टीएसएच बढ़ा हुआ, तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में आएगा। मतलब हाइपोथायराइडिज्म है बट अभी एक्सट्रीम डिग्री वाला नहीं है। एक होता है कि जिसमें टी4 का लेवल प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम है और टीएसएच का लेवल बहुत ज़्यादा है, ये आ जाएगा प्योर हाइपोथायराइडिज्म में, एकदम जो एग्रेसिव वाला हाइपोथायराइडिज्म होता है। फिर बाकी जो नॉर्मल थायराइड की रिपोर्ट क्या आएगी, टीएसएच भी नॉर्मल होना चाहिए, टी4 भी नॉर्मल होना चाहिए रिपोर्ट में, तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल थायराइड फंक्शन। अब जनरली लोग, बहुत से गांव के लोग पेशेंट्स कहते हैं कि थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। तो थायराइड एक ग्लैंड होता है, थायराइड कोई बीमारी नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म बीमारी है और हाइपरथायराइडिज्म बीमारी है। हाइपरथायराइडिज्म के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में अभी बताया और उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब रही बात इसके ट्रीटमेंट की, हाइपोथायराइडिज्म जनरली अगर हम देखें तो एलोपैथिक में हाइपोथायराइडिज्म की जो मेडिसिन है लिवोथायरोक्सिन है, और ये लॉन्ग टर्म आपको लेनी है, लाइफ लॉन्ग लेनी है, जब तक आपकी लाइफ है। आपको थायराइड हो गया तो ये आपको डेली लेनी है और इसकी डोजेस बढ़ती जाती, क्योंकि ये आर्टिफिशियली आपको बाहर से थायरोक्सिन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी जो है उस पर वर्क कर रही है, मतलब आर्टिफिशियल एक टाइप का ये हार्मोन है। तो थायराइड इटसेल्फ नहीं ठीक हो रहा, तो बॉडी बस एक मैनेजमेंट चलता रहता है, बट एक टाइम ये आता है कि बॉडी की डोजेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। फिर एक टाइम ये आता है कि पूरी तरीके से उस मेडिसिन का इफेक्ट कम होने लगता है, जैसे जैसे 15 साल 10 साल पुराना थायराइड हो जाएगा, फिर वो मेडिसिन भी वर्क नहीं करती है।
तो होम्योपैथी में हाइपोथायराइडिज्म का बहुत अच्छा रोल है। बहुत अच्छे से होम्योपैथी हाइपोथायराइडिज्म को मैनेज करती है, क्योर करती है, परमानेंटली क्योर करती है, और एट लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बंद भी हो जाती है। अब लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो हमने उठा के बस एक ही मेडिसिन देनी है, ऐसा नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें पेशेंट की डीप केस टेकिंग ली जाएगी। पेशेंट को कब से हुआ, क्या हुआ, पेशेंट के क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, पेशेंट को साथ में और क्या क्या दिक्कतें हैं, पेशेंट के पास हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बीमारियां हो चुकी, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इन सब फैक्टर्स पे, इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाएगी। ये क्लासिकल होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, ये होम्योपैथी का कोर है। इसी बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है और फिर वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो पाता है। जो ऐसे होम्योपैथ्स लोगों ने देखे होंगे जो जाते ही विदाउट कुछ इन्फॉर्मेशन लिए बस ऐसे ही जस्ट लाइक एलोपैथिक में वो मेडिसिन दे देते हैं। एलोपैथी का अपना प्रिंसिपल है और ये लोग होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते हैं। होम्योपैथ इटसेल्फ जो मोस्टली होते हैं, जिनको पॉली होम्योपैथ्स बोलते हैं, वो आप उनके पास जाएंगे वो डायरेक्ट ऐसे मेडिसिन दे देंगे। तो ऐसे होम्योपैथ से कंसल्ट ना करें, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। किसी भी क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट करें, अपने सिटी में या अपने नॉन में जानने में आप सर्च कर सकते हैं। तो जो अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ है, जो पूरी हिस्ट्री ले, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को डिटेल में ले और फिर एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन दे, तब जाके हाइपोथायराइडिज्म पूरी तरीके से ठीक होगा। ऐसे ही हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के केसेस भी देखेंगे जो हम लोग ने ट्रीट किए हैं, और उसको हम अपलोड भी करेंगे कि कैसे एक आध केस जो काफ़ी काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट हाइपोथायराइडिज्म था, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे टीएसएच बहुत ज़्यादा था, वो वैसे तक पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो नॉर्मल टीएसएच लाइक 10 है, 15 है, 20 है तो ईजिली हो जाता है। बट हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे मोर देन 100 हो, 150 हो, तो वो केसेस भी ठीक हो जाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाए, और वो पूरी होप रखे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट क्योर है होम्योपैथी में, और वो किसी अच्छे क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट करें। थैंक यू।